हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 11th का पॉलिटी का चैप्टर लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये पता करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट होती क्या है। देखो, अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बोलूँ, मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में जो लैंग्वेज यूज़ होती है, अगर उसमें मैं बोलूँ तो लोकल गवर्नमेंट क्या है। अगर अपने घर में देखें तो हमारे घर में भी तो एक सरकार है जो सुप्रीम है हमारे घर के। वो कौन है? हमारे पिताजी, हमारे फादर। फिर उसके बाद हमारी मम्मी आती है, फिर बड़ा भाई या बड़ी बहन। हमारे घर में भी तो एक गवर्नमेंट चलता है। वैसे ही कंट्री में भी गवर्नमेंट चलता है लोकल लेवल पे। देखते क्या होता है। लोकल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट एट विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। इंडिया में जो गवर्नमेंट विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है उसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। विलेज लेवल पे जैसे ग्राम पंचायत हो गया, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया जिला परिषद। समझ गए? क्लोजर टू कॉमन पीपल। देखो, जो ग्राम पंचायत होता है, अगर मैं एक गांव का निवासी हूँ, अगर मैं पीसेंट हूँ, मैं अगर एक किसान हूँ, तो जो मेरा ग्राम पंचायत है वो हमारे गांव में ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है। गवर्नमेंट इन्वॉल्व्स डे टू डे लाइफ एंड प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। देखो, जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो हमारी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होती है। देखो, अगर मैं पीसेंट हूँ, मैंने एग्जांपल दिया, तो अगर मेरे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं किसके पास जाऊँगा? सरपंच के पास। ठीक है। नेसेसरी फॉर एफिशिएंट एंड पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, अगर पीपल फ्रेंडली कैसे, पहले ये समझो। अगर कोई गवर्नमेंट है, अगर ग्राम पंचायत हो रहा है, तो जो सरपंच को हम सिलेक्ट करेंगे वो गांव का एक निवासी होगा। समझ गए? तो जो गांव का निवासी होगा वही सरपंच बनेगा, तो गांव के लोगों को जानता है और गांव के लोग भी इनको जानते हो, तो पीपल फ्रेंडली होगा। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है। गॉट इट? अगला है एडवांटेज दैट इट इज नियर टू द पीपल। वही बात है जो दूसरा लाइन था कि क्लोजर टू द पीपल और नियर टू द पीपल एक ही बात है। easy for the people to approach the local government for solving their problem both quickly and with minimum cost। देखो, अगर मैं गांव का निवासी तो मेरे लिए बहुत इजी होगा कि मैं अपने सरपंच के पास जाऊं। बहुत ही क्विकली होगा और बहुत इजी होगा, क्योंकि जो मेरे को दूर नहीं जाना पड़ेगा। पहली बात तो मेरे को अगर कोई डिसीजन वगैरह सुनने हैं तो अपने हक में, या जो भी मेरे साथ गलत हुआ है, तो उसके लिए मेरे को दूर नहीं जाना पड़ेगा। वो एकदम मेरे पास में होगा। सिंपल बात है। देखो, क्विकली होगा। क्विकली मतलब सरपंच के पास जाऊंगा, फटाक से मेरा काम हो जाएगा, मिनिमम कॉस्ट पे, पैसे भी कम लगेंगे। अगला क्या है? वेरी इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। लोकल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल का मतलब क्या है? किस सेंस में? तो मैं एक किसान हूँ, ठीक है, और मैं खेती करता हूँ, और कोई गुंडा आके मेरी खेती पे ऐसे कब्जा कर लेता है, तो सरपंच के पास जाऊंगा या कोई सरपंच के पास जाऊंगा, मैं उनको बोलूंगा कि देखो यार, मेरा जो लोकल इंटरेस्ट है, मतलब मैं किसान हूँ और ये लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तो उस पर एक्शन लेंगे। समझ गया? डेमोक्रेसी इज अबाउट मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, ऑल्सो अबाउट अकाउंटेबिलिटी। देखो, जो वहाँ की सरकार है, जो गाँव की सरकार है, ग्राम पंचायत, तो उसमें जो हेड होगा उसका सिलेक्शन कौन करेंगे? हम करेंगे, क्योंकि हम वोट देते हैं। अकाउंटेबिलिटी, देखो, अब हमारे पे राइट है वोट देने का, और जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो वो अकाउंटेबल होगा कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको जवाब दें। समझ गए? स्ट्रेंथिंग लोकल गवर्नमेंट इज लाइक स्ट्रेंथिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अगर एक घर है, ऐसे सपोज समझो कि अगर एक घर है, कितना गंदा घर है, अगर उसका बेस ही कमजोर होगा, ठीक है, अगर उसकी नींव कमजोर होगी, तो क्या हमारा जो पूरा घर है वो अच्छा रहेगा? नहीं ना। इसीलिए अगर मैं लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करूंगा, इसीलिए अगर जो गवर्नमेंट है हमारी यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी, तो हमारा जो कंट्री है वो अच्छे से डेवलप कर पाएगा। समझ गए? देखो, ये वीडियो मैं 3-4 पार्ट में डिवाइड करूँगा जो लोकल गवर्नमेंट वाला है। ठीक है, और मुझे पता है समझ आएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। बाकी तुम लोग देख लेना आगे। तो ये हमने पढ़ लिया लोकल गवर्नमेंट। अब इसके बाद मैं डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट बताऊंगा, कैसे डेवलप हुआ, इवॉल्व कैसे हुआ हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, तब तक मैं अब आ गया हमारे पास राइज ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। अब लोकल गवर्नमेंट कैसे उभर के आई इंडिया में। इससे पहले हमने पढ़ा है कि लोकल गवर्नमेंट क्या है, कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है।
अब पढ़ेंगे कि हम लोकल गवर्नमेंट कैसे उभर के आई इंडिया के अंदर। सबसे पहले ये देखो कि लोकल गवर्नमेंट पहले, अगर ग्राम पंचायत ये सबसे पहले, अगर हम बहुत पहले चल जाए चोला डायनेस्टीज में, तो उस टाइम में सभा हुआ करती थी, असेंबलीज हुआ करती थी, विलेज लेवल पर भी। ठीक है, सेल्फ गवर्निंग विलेजेस एग्जिस्टेड इन इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम इन द फॉर्म ऑफ सभास, विलेज असेंबलीज। देखो सेल्फ गवर्निंग जो विलेजेस होती है, विलेजेस थी इंडिया में, तभी से ही सभा, जो विलेज असेंबली थी तब से ही चली आ रही है, जिनका नाम सभा करके था। सभा का नाम आपने सुना होगा। पंचायत का मतलब क्या होता है? पंचायत का मतलब होता है एक असेंबली, इसमें 5 लोग बैठते हैं, समझ गए। पंचायत रिजॉल्व द इश्यूज एट विलेज लेवल। पंचायत क्या करती है? जो विलेज लेवल पे जो इश्यूज होती है उसको सॉल्व करती है। इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज क्रिएटेड आफ्टर 1882 by Lord Ripon, who was the viceroy, named these body as local boards। देखो सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज किसने फॉर्म किया था? 1882 में लॉर्ड रिपन, जो कि उस टाइम इंडिया के वाइसरॉय थे, इन्होंने सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट को फॉर्मेशन किया, जिनका नाम इन्होंने रखा लोकल बोर्ड्स। ड्यू टू स्लो प्रोग्रेस द इंडियन नेशनल कांग्रेस urged the government to take necessary steps to make all local bodies more effective। देखो स्लो प्रोग्रेस के रीजन की वजह से जो हमारा नेशनल इंडियन कांग्रेस है उस टाइम पे, उन्होंने वो क्या किया, वो लोग उन्होंने अप्रोच किया कि इस जो ये लोकल बॉडीज है उन पे जो आपको नेसेसरी स्टेप्स जो है अब लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसका जो प्रोग्रेस था उस टाइम बहुत स्लो था। फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। विलेज पंचायत को स्टैब्लिश कर दिया गया बहुत सारे प्रोविंसेस में। जैसे आपको पता है कि 500 प्रोविंसेस थे उस टाइम पे, और ये ट्रेंड जो है लोकल बॉडीज का वो 1935 का जो इंडियन एक्ट था, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था, उसके बाद भी कंटिन्यू रहा, समझ गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद भी ये जो ट्रेंड था लोकल बॉडीज को स्ट्रॉन्ग करने का वो कंटिन्यू रहा। उसके बाद जो हमारा नेशनल इंडियन मूवमेंट हुआ था, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें महात्मा गांधी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा थी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन हो, मतलब पावर का बंटवारा हो, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तौर पे दोनों तरीके से, क्योंकि लोकल बॉडीज को भी फंड्स चाहिए, अगर उनको कुछ डिसीजन वगैरह लेना है, कार्य करने हैं, कुछ काम करने हैं, तो उनको भी फंड्स चाहिए। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तौर पे डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी हमारे महात्मा गांधी जी के मन में। गांधी जी बिलीव दैट स्ट्रेंथिंग विलेज पंचायत हैज अ मीन ऑफ इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। अगर उनका ये मानना था कि अगर विलेज पंचायत को हम इफेक्टिव कर दे, लोकल बॉडीज को अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे, ठीक है, स्ट्रेंथ कर दे, तो हमारा जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, आगे देखो। ऑल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स मस्ट हैव लोकल इन्वॉल्वमेंट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। देखो सारे जो डेवलपमेंट का इनिशिएटिव होता है, स्टार्टिंग जो होता है वो लोकल डेवलपमेंट से ही होता है, लोकल इन्वॉल्वमेंट से ही होता है। मतलब अगर लोकल लेवल पे लोग इन्वॉल्व रहेंगे तभी कोई कंट्री जो है वो डेवलप हो पाएगा। जैसे अगर मैं अपनी भाषा में समझाऊं, मतलब जो लोकल लैंग्वेज है, एक घर कब कामयाब हो पाएगा, अगर एक घर है वो कब अच्छा बनेगा, जब उसका नींव अच्छी होगी, समझ गए। तो इसीलिए सारे डेवलपमेंट की स्टार्टिंग कब होगी और एक कंट्री कब सक्सेसफुल बनेगी, जब लोकल लेवल पे इन्वॉल्वमेंट होगा लोगों का। अगला क्या है, नेशनल मूवमेंट वाज कंसर्न्ड अबाउट द इनॉर्मस कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन द हैंड ऑफ गवर्नर जनरल सिटिंग इन दिल्ली। देखो नेशनल मूवमेंट किस चीज पे चिंतित था, मेन आधारित किस पे था कि जो कंसंट्रेशन हो पावर का वो गवर्नर जनरल के पास जाए, जो कि दिल्ली में बैठे हुए हैं। For our leaders, independence meant an assurance that there will be decentralization of decision making, executive and administrative power। हमारे लीडर्स के लिए इंडिपेंडेंस क्या आता है कि जो पावर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए, एग्जीक्यूशन का भी डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कार्यपालिका जो है उसका भी डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसका भी डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए। यही हमारे जो लीडर्स थे उनके लिए इंडिपेंडेंस था। सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट असाइन टू स्टेट्स, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है वो किसके हैंड में, लोकल गवर्नमेंट जो स्टेट्स के अंडर में आता है, काम करता है।
It is also mentioned in the directive principle as one of the policy directive of all government in the country of India. देखो ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मेंशन किया गया है कि जितने भी जो हमारा स्टेट जो लोकल गवर्नमेंट है वो उसको प्रोटेक्ट करना जो है वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मेंशन किया हुआ है, इट इज ऑल्सो मेंशन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज वन ऑफ द पॉलिसी डायरेक्टिव्स टू ऑल गवर्नमेंट इन द कंट्री। ये हमारे गवर्नमेंट में सभी जो जितने भी गवर्नमेंट हमारे कंट्री में ये उन सभी की ड्यूटी है। आगे इट इज फेल्ट दैट द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पंचायत डिड नॉट रिसीव एडिक्वेट इंपॉर्टेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये उस टाइम महसूस किया गया था कि जो लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है वो उसको एडिक्वेट इंपॉर्टेंस नहीं मिली, मतलब पर्याप्त जो महत्वपूर्णता है वो नहीं मिली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों नहीं मिली उसके बारे में बताता हूँ। तो क्या है वो रीज़न जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया गया था लोकल गवर्नमेंट को लेकर। पहला क्या है, द टर्मोइल ड्यू टू द पार्टीशन रिजल्टेड इन अ स्ट्रॉन्ग इंक्लाइनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जो पार्टीशन हुआ था उसकी वजह से जो झुकाव पड़ा यूनिटरी का, उसकी वजह से भी वो भी एक रीज़न था जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें लोकल गवर्नमेंट को मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन बाद में जब 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ तो विलेज और रूरल और अर्बन लेवल दोनों लेवल पे हमें पहचान मिली थी लोकल गवर्नमेंट को। नेहरू हिमसेल्फ लुक्ड अपॉन एक्सट्रीम लोकलिज्म एज अ थ्रेट ऑफ यूनिटरी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। नेहरू जी ने कहा था कि नेहरू जी का ये सोचना था कि ज़्यादा लोकलिज्म है वो यूनिटी और इंटीग्रेशन नेशन के यूनिटी और इंटीग्रेशन के लिए भी यूनिटी एंड इंटीग्रेशन के लिए भी लाभदायक नहीं है। मतलब नेहरू जी ने ये सोचा कि ज़्यादा जो लोकलिज्म हो जाएगा वो थ्रेट हो जाएगा, एक प्रॉब्लम हो जाएगा यूनिटी और इंटीग्रेशन हमारे नेशन के लिए, हमारे नेशन के यूनिटी और इंटीग्रेशन के लिए एक थ्रेट हो जाएगा ज़्यादा लोकलिज्म हुआ तो। अगला क्या है, देयर वॉज अ पावरफुल वॉइस इन द असेंबली लेड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखो भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में आप जानते होंगे, which felt that the faction and caste-ridden nature of rural society would defeat the noble purpose of local government at rural level। देखो जैसे आपको पता है कास्ट रिडन जो कास्ट रिडन सिस्टम जो है कास्ट के ऊपर बेस पे कि छोटी जाति और बड़ी जाति को लेके जो रेजिस्ट वाला जो सिस्टम है उसको थोड़ा हम इसमें मेंशन किया है इन्होंने कि जो कास्ट रिडन नेचर है हमारे रूरल सोसाइटी में वो डिफीट कर देगा हमारे लोकल गवर्नमेंट को। मतलब लोकल गवर्नमेंट का जो हमारा पर्पस है अगर हम उसको विलेज लेवल पे ले जाएंगे तो जो कास्ट रिडन नेचर है हमारे सोसाइटी का वो उसको दबा देगा लोकल गवर्नमेंट को। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। ये दो प्रॉब्लम, पहला क्या था, नेहरू जी ने ये सोचा कि ज़्यादा लोकलिज्म हमारे नेशन के यूनिटी और इंटीग्रेशन के लिए एक खतरा हो सकता है। दूसरा हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने ये कहा कि जो कास्ट रिडन नेचर है हमारी सोसाइटी का वो जो हमारा लोकल गवर्नमेंट का पर्पस है रूरल लेवल पे उसको ख़त्म कर देगा। समझ गए। तो ये दो रीज़न थे हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी लोकल गवर्नमेंट को। फिर धीरे धीरे जो अमेंडमेंट्स हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बाद हमें राइट्स मिल गए, लोकल गवर्नमेंट को राइट मिल गए और पावर्स भी मिल गए, फिर फंड्स मिले। तो उसके बारे में आगे पढ़ाता हूँ इसको। अब आते हैं कि लोकल गवर्नमेंट इंडिया में कैसे आया, मतलब व्हाट लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब हमारा इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस उन्होंने प्राप्त कर लिया इंडिया ने। अब देखते हैं इसमें लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। लोकल गवर्नमेंट गट अ फ्लिप आफ्टर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। लोकल गवर्नमेंट को 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद एक मौका मिला। ये नहीं कि इससे पहले बहुत सारी कोशिशें नहीं हुई हैं, बहुत सारी कोशिशें हुई थी। जैसे कि 1952 में एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बैठाएगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसने प्रमोट किया विच सॉट टू प्रमोट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लोकल डेवलपमेंट इन अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज। जिसने ये तय किया कि लोगों का जिसने ये प्रमोट किया कि लोगों का पार्टिसिपेशन होगा लोकल डेवलपमेंट में। लोगों की एक्टिविटीज जो होगी लोकल डेवलपमेंट वो बहुत ज़्यादा ही मायने रखेंगी।
In this background, a three-tier panchayati raj system of local government was recommended for the rural areas. देखो रूरल एरियाज के लिए 3 tier पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया गया। आगे क्या है, सम ऑफ द स्टेट अडॉप्टेड द इलेक्टेड लोकल बॉडीज अराउंड 1960। देखो कुछ स्टेट्स ने ये अडॉप्ट किया, कुछ स्टेट्स ने अडॉप्ट किया सिलेक्टेड लोकल बॉडीज को 1916 में, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट्स में लोकल बॉडीज के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो डेवलपमेंट कर सके। बट इन मैनी स्टेट्स दीज बॉडीज डज नॉट हैव इनफ पावर एंड फंक्शन टू लुक आफ्टर द लोकल डेवलपमेंट। बहुत सारे स्टेट्स में इन बॉडीज के पास इतनी ताकत नहीं थी, इतनी पावर नहीं थी कि फंक्शन कर सके और लोकल डेवलपमेंट को कर सके, मतलब लोकल डेवलपमेंट को प्रोसेस नहीं कर पा रही थी, इतना इनके पास पावर नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, दे वर मच डिपेंडेंट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब देखो लोकल बॉडीज डेवलप हो गई कहीं कहीं पे, तो वहाँ पे जो फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो बहुत खराब थी कि उनको स्टेट और सेंट्रल पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा था। मैनी स्टेट्स डिड नॉट थिंक इट इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द लोकल स्टेट्स। वहीं पे कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो सोचते थे कि लोकल बॉडीज की कोई जरूरत ही नहीं है। इन मैनी इंस्टेंसेस लोकल बॉडीज वर डिसॉल्व्ड एंड द लोकल गवर्नमेंट वाज हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट ऑफिसर। कई जगहों पे जो लोकल बॉडीज है उसको डिसॉल्व कर दिया गया और जो लोकल गवर्नमेंट है उसको गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सौंप दिया गया। स्टेट्स हैव इनडायरेक्ट इलेक्शन, वहीं पे कुछ स्टेट जो थी वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होने लगे लोकल बॉडीज के, और कहीं पे इलेक्शन होते थे जहाँ पे वहाँ पे पोस्टपोन कर दिए गए। इन मैनी स्टेट्स इलेक्शन वर पोस्टपोन्ड टाइम टू टाइम, जहाँ पे इलेक्शन होते थे वहाँ पोस्टपोन कर दिए गए। कहीं कहीं पे इलेक्शन ही इनडायरेक्ट तरीके से हो रहे हैं, कहीं कहीं पे जो इलेक्शन, कहीं कहीं पे जो लोकल बॉडीज है उसको डिसॉल्व कर दिया जा रहा है और जो लोकल गवर्नमेंट है उसको गवर्नमेंट ऑफिसर को सौंप दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको लेके भी 1987 में हुआ था, वो अभी बता रहा हूँ, इसको इरेज करता हूँ पहले, ठीक है। आगे देखते हैं कि 1987 में क्या हुआ। आफ्टर 1987 अ थ्रो रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। देखो अब थोड़ा सा बातचीत किया जाएगा। अब देखो इतना सारा झंझट हो गया, इतना सारा खिचड़ी पक गया, तो अब 1987 के बाद एक रिव्यू हुआ फंक्शनिंग के ऊपर, लोकल गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के ऊपर एक रिव्यू किया गया। उसके बाद पीके थंगन कमेटी बनी, उससे पहले बहुत सारी कमेटीज बनी थी, ठीक है। इन 1989 पीके थंगन कमेटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडी। 1989 में पीके थंगन जो कमेटी थी उन्होंने ये रिकमेंड किया कि अब लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशन में भी मान्यता प्राप्त दे देनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ये रिकमेंड किया था उन्होंने। A constitutional amendment to provide for periodic election of local government institution and enlistment of appropriate function to them along with the fund was recommended। और क्या क्या रिकमेंड किया गया, देखो पीरियोडिक इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट का और इनलिस्टमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट फंक्शन, इनके फंक्शन का इनलिस्टमेंट किया गया, क्या क्या इनके फंक्शन हो वो दिए गए अलॉन्ग विद फंड्स, और फंड्स से मिलेंगे अब, ठीक है। इनके लिए एक फंड कमीशन ही बनाया गया। तो देखो पीके थंगन ने क्या कहा था कि अब जो हमारा लोकल बॉडी है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता प्राप्त कर देनी चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ फिर 73rd और 74th। 73rd जो था वो था हमारे रूरल लेवल के लिए, मतलब जो गांव के लेवल के लिए था। उसके बाद हुआ 74th अमेंडमेंट जो कि हुआ हमारे अर्बन लेवल के लिए, अर्बन क्लास के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमने यहाँ तक पढ़ा। अब जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा 73rd अमेंडमेंट, उसमें जो आपके रिजर्वेशन है, इलेक्शन के क्या मेथड है, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट क्या क्या है, ये सही मैं पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद आएगा 74th अमेंडमेंट, उसमें भी सेम टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। तो ये वीडियो 3 पार्ट में है, ये पहला पार्ट है, दूसरा होगा 73rd अमेंडमेंट, तीसरा होगा 74th अमेंडमेंट, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर कोई